नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार पर। और इस चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। यह वीडियो कक्षा 8 के विज्ञान का तीसरा पाठ फसल उत्पादन और प्रबंधन का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा कि फसल किसे कहते हैं, फसलें कितनी प्रकार की होती हैं और इनके उपजाने के 8 चरण होते हैं, जिसमें हम लोगों ने उर्वरक और खाद तक की पढ़ाई कर ली थी। इस वीडियो में हम आगे की बात करते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और घर बैठकर आपकी पढ़ाई सुचारू ढंग से चलती रहे। तो हम लोगों ने देखा था कि उर्वरक अकार्बनिक लवण होते हैं और खाद प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। दोनों में काफ़ी अंतर होता है और दोनों ही हमारे खेत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हम जानेंगे कि जैविक खाद के क्या क्या लाभ होते हैं। जैविक खाद मिट्टी की जल सोखने की क्षमता को बढ़ाती है। जब हम मिट्टी में खाद डालते हैं तो वह मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिसके कारण इसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। इस पर जब हम पानी डालते हैं तो यह काफ़ी दिनों तक उसे अपने पास रखती है, जल्दी सूखती नहीं है। मिट्टी भुरभुरी और सरंध हो जाती है और यहाँ पर गैस का विनिमय आसानी से होता है। अंदर की गैस बाहर आती है और बाहर की गैस अंदर जाती है, और ऐसी परिस्थितियों में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्योंकि गैस का विनिमय होता है, इसलिए जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है और मिट्टी का गठन भी सुधर जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि जैविक खाद के कई लाभ हैं, इसलिए हमें उर्वरक से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है सिंचाई का। हमने फसल लगा दिया और हमने उसमें उर्वरक भी डाल दिया। अब हमारे पौधे को पानी की आवश्यकता है। पानी के बिना हमारा पौधा जीवित नहीं रह सकता। तो हमें हमारे पौधे को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत है, वह पानी में घुलकर ही जड़ों के द्वारा पौधों तक पहुंचती है। इसलिए पानी सिंचाई पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौधों में 90% तक जल होता है। बीज के अंकुरण से लेकर के उसके बढ़ने तक में जल की आवश्यकता है। खाद और उर्वरक को अवशोषित करने में भी जल की आवश्यकता है। लेकिन हर फसल में सिंचाई बराबर मात्रा में नहीं होती। यह सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। बरसात में क्योंकि ऐसी ही बारिश हो रही होती है, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। जाड़े के महीना में सप्ताह में 1 बार और गर्मी में सप्ताह में 2 या 3 बार सिंचाई करनी पड़ती है। तो हम फसल को देखकर, उसके प्रकारों को देखकर हम यह तय करते हैं कि हमें कितनी सिंचाई करनी है और कितनी नहीं। धान और गन्ना में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि बारिश ना हो तो धान और गन्ने में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। वहीं सरसों, चना, तीसी यह सब में कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। यह सिंचाई की मात्रा मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करती है। जैसे कि यदि ज़मीन बलुई मिट्टी का है, तो हम सभी जानते हैं बालू मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है, और इसमें जब हम पानी डालते हैं तो यह बहुत जल्दी यह मिट्टी सूख जाती है। इसलिए बलुई मिट्टी वाले जगह पर अधिक सिंचाई की ज़रूरत है, और चिकनी मिट्टी या फिर काली मिट्टी में कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी पानी अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। आगे है सिंचाई के स्रोत। तो सिंचाई के स्रोत हम लोग पारंपरिक स्रोत है कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील, जहाँ जहाँ से हमें पानी उपलब्ध होता है, वो सभी सिंचाई के प्रमुख स्रोत होते हैं। आगे है सिंचाई की विधियाँ। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाया गया है, जिसमें रहट है और भिन्न भिन्न प्रकार से कुओं के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। मोटा घिरनी, चेन पंप, ढिकली, रहट, यह सभी वो विधि है जिससे पारंपरिक रूप से कुओं से पानी निकाला जाता था और सिंचाई की जाती थी। परंतु आज सिंचाई का ढंग काफ़ी बदल गया है। सिंचाई के आधुनिक तरीके। सिंचाई के आधुनिक तरीके में 2 तरीके बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं।
इसमें पहला है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। यह छिड़काव तंत्र की जो विधि है, यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, यह उबड़ खाबड़ जमीन वाले इलाका में जहाँ जमीन समतल नहीं होती वहाँ पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऊर्ध्व पाइपलाइनों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाली नोजल लगा दिए जाते हैं। यह देखिए यहाँ चित्र में, यहाँ पर यह घूमने वाला नोजल लगा हुआ है और नल को ऊपर करके सेट किया गया है ताकि एक बार जब उसे ऑन किया जाए, खोला जाए तो बारिश की तरह खेत में पानी जाता है। और क्योंकि धरती ऊपर से नीचे की ओर होती है, इसलिए यह पानी ढरक कर पूरे खेत में पहुंच जाता है। तो वह घूमते नोजल से और इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। हमने अभी जाना था कि बलुई मिट्टी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार का सिंचाई का विधि हम बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में ज़्यादा करते हैं। दूसरा तंत्र है ड्रिप तंत्र। यह तंत्र सबसे बढ़िया तंत्र है क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता। इस विधि में आप देखिए ऐसा पाइप बिछाया गया है कि एकदम पौधे की जड़ में पानी खुलता है। बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में पानी गिरता है और इसलिए इसी का नाम ड्रिप तंत्र रखा गया है। फलदार पौधे में इस प्रकार की सिंचाई की जाती है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है और पानी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता। इस विधि का हम लोग जल की कमी वाले क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। तो हमने दो प्रकार की सिंचाई विधियां देखी, एक ड्रिप तंत्र और दूसरा छिड़काव तंत्र। आगे है निराई। जब हमने हर प्रकार की उर्वरक, खाद और सिंचाई कर दी खेत में, तो खेत में हम देखते हैं कि फसली वाले पौधे के अलावा कुछ अवांछनीय पौधे भी उग आते हैं, जैसे घास पात, और जो मुख्य फसल के साथ जो हमारे पौधे के बीच बीच में रहते हैं उनका जगह भी घेरते हैं, उनके पानी का बंटवारा करते हैं, उनके सारे पोषक तत्वों में वे हिस्सा बांटने लगते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। यह अवांछनीय पौधे को हम खरपतवार कहते हैं। ऐसे पौधे जो हमारे फसली पौधे के साथ साथ उग आते हैं और उनके साथ भोजन, स्थान और जल का बंटवारा करते हैं और जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे हम खरपतवार कहते हैं। और जब हम इसे हटाते हैं तो खरपतवार को हटाने की विधि को हम निराई कहते हैं। खेत से जब हम अवांछनीय पौधे हटा देते हैं तो उस विधि को हम निराई कहते हैं। किसान कई तरीकों से खरपतवार को हटाता है। खेत जोतने से पहले वह खेत को जब उलटता पुलटता है तो इसमें भी वह खरपतवार हटाता है, क्योंकि खरपतवार की जड़ें निकल जाने से वह सूख जाती हैं। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे घास पात और छोटे स्थानों पर खुरपी और हाथ से भी अवांछनीय पौधों को हटाया जाता है। बड़े पैमाने पर जब खरपतवार को हटाना हो तो इसके लिए रसायनों का प्रयोग होता है। रसायनों का प्रयोग करके खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है। रसायनों का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि यह मुंह और नाक में चला गया तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। आगे है फसल की कटाई। अब हमारा फसल तैयार हो गया, अब हमें उसकी कटाई करनी है। फसल पकने के बाद जब हम उसे काटते हैं तो इस विधि को हम कटाई कहते हैं। छोटे जगहों पर यदि आपका छोटे पैमाने पर फसल हुआ है तो उसे हंसिया से काटा जाता है, लेकिन जब आप बड़े स्तर पर कटाई करते हैं तो इसके लिए कई मशीनें बनी हुई हैं, जैसे कि मूवर, रीपर, हार्वेस्टर। इन सब से फसल की कटाई की जाती है। खरीफ की फसल जैसे धान हो गया, मक्का, बाजरा, ज्वार, इनकी कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। जून में इन्हें बोया जाता है और अक्टूबर के लगभग में इसे काटा जाता है। जबकि रबी की फसल जो हो गई, गेहूँ, चना, सरसों, यह जाड़े में रोपा जाता है और इनकी कटाई मार्च और अप्रैल के महीना में होती है।
इनके काटने के लिए हम लोग हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं। हार्वेस्टर से जब हम खेतों में कटाई करते हैं तो पौधे का कुछ निचला भाग जमीन में शेष रह जाता है। इनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम इसे जलाते हैं तो उससे प्रदूषण फैलता है। इसलिए इन्हें खेतों में विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। यह खेत में जब अपने आप विघटित होते हैं तो हमारी खेत की उर्वरता भी बढ़ती है। कटाई के बाद फसलों को थ्रेसर की विधि के द्वारा भूसा से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फसल की कटाई हार्वेस्टर से की गई और उसके बाद थ्रेसर से उसे भूसा से अलग किया जाता है। हमारे देश में फसल की कटाई को एक बहुत बड़ा अवसर माना जाता है और इसे पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसे हम लोग कटाई पर्व कहते हैं और यह भारत के सभी हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। किसान जब कठिन परिश्रम के बाद 3-4 माह के बाद कटाई करता है तो वह अपने फसलों को देखकर खुशी से नाचने लगता है और इसे वह कटाई पर्व के रूप में मनाता है, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, बिहू। यह सब पर्व कटाई के समय में ही मनाए जाते हैं। हमारा फसल तैयार हो गया, लेकिन एक बार उपजा हुआ अनाज हमें सालों भर खाना रहता है और इसलिए हमें इसके भंडारण की ज़रूरत होती है। फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली होती है कि भंडारण करते समय नमी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। नमी का अर्थ है गीलापन। जब हम गीले स्थानों में या गीले अनाज को भंडारित करते हैं तो उसके खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो और क्योंकि नमी में जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए हम लोग कोई भी अनाज भंडार करने से पूर्व उसे धूप में अच्छी तरह सुखा लेते हैं ताकि उसमें नमी ना रहे। हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों में किया जाता है। जूट का बोरा आपने देखा है, यह धागे की बनी टाइप की मोटी मोटी होती है। धातु के बड़े पात्रों में जैसे ड्राम आदियों में भरा जाता है। कोठियों में हम लोग अनाज को भरते हैं। अनाज को चूहों और सूक्ष्म जीवों से भी बचाना पड़ता है, क्योंकि इतनी मेहनत से उपजाई गई अनाज को चूहे और सूक्ष्म जीव बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए भंडार गृह और सीलोज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी और तापमान को नियंत्रित किया जाता है। एक अलग स्टोरेज बना होता है जहाँ पर अनाजों को संग्रहित किया जाता है। यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर होता है कि भोजन ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सके और यहाँ पर चूहे और सूक्ष्म जीवों से भोजन की सुरक्षित किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान, जिसे हम लोग FCI कहते हैं, FCI के गोदाम में केंद्र और राज्य सरकारें जो किसानों से अनाज खरीदती हैं उसका भंडारण करती हैं। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।